we will continue from where we left yesterday. और हम जो है वो फिलहाल हम एक एग्जांपल करेंगे जिसमें हम सैम्पलिंग की एग्जांपल जो हम कल नहीं कर पाए थे, और उसके बाद जो है वी विल टॉक अबाउट द इनवर्स प्रोसेस विच इज़ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रॉम डिस्क्रीट टू कंटिन्यूस सिग्नल। और फिर हम देखेंगे कि इंटरपोलेशन जो है वो किस तरह होती है, आइडियल इंटरपोलेशन और नॉन आइडियल इंटरपोलेशन। नॉन आइडियल हमें क्यों ज़रूरत होती है वो हम देखेंगे। तो एक्चुअली वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, और फॉर द टाइम बीइंग वी आर ओनली इन द कंटिन्यूस टू डिस्क्रीट डोमेन वाला जो ब्लॉक है उसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल से पहले जो हम एक फॉर्मूला यहाँ ऊपर लिख लेते हैं जो कि हमने कल डिराइव किया था एट द एंड, कि व्हाट वी सॉ वाज कि हमारे पास जो डिस्क्रीट डोमेन में जो स्पेक्ट्रम होता है दैट कैन बी ऑब्टेन बाय टेकिंग द कॉपीज ऑफ कंटिन्यूस डोमेन स्पेक्ट्रम minus infinity to infinity x of omega minus k omega s, जबकि ओमेगा एस जो है वो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, एंड दिस इज स्केल बाय 1/t या एफ ऑफ एस जो कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से स्केल होता है। और इसके अलावा जो है एक चीज़ हमने, और इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास कंटिन्यूस टाइम स्पेक्ट्रम था उसकी कॉपीज़ बन रही होती हैं एट एवरी ओमेगा एस जब हम सैम्पलिंग करते हैं। और एक और जो चीज़ हमने देखी थी वो ये कि इन ऑर्डर टू अवॉइड एलियसिंग, या एलियसिंग का कॉन्सेप्ट हम सिर्फ ये फिलहाल ले रहे हैं कि ओवरलैप ऑफ स्पेक्ट्रम जो कि हमारे पास हर ओमेगा एस पे बन रहे हैं, हम नहीं चाहते कि वो एक दूसरे पे ओवरलैप करें। तो उसके लिए जो है वी हैव दिस कंडीशन के ओमेगा एस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 times ओमेगा एच। ठीक है, आइडियली इट शुड बी ग्रेटर देन, इक्वल टू जो है दैट इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट कंडीशन जो कि हम एक्चुअली नहीं कंसिडर करते, लेकिन ये कि सो दिस इज एंड ओमेगा एच इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल्स जिसकी भी हम बात करें, जिसको हम सैम्पल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास रिलेशनशिप है व्हाट वी कैन सी इज़ के जो हमारे पास स्पेक्ट्रम बन रहा है इन डिस्क्रीट टाइम दैट इज़ डेफिनेटली रिलेटेड विद द स्पेक्ट्रम इन द कंटिन्यूस टाइम। उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी उस पर इफेक्ट कर रही है, और प्लस ये कि उसका जो भी स्पेक्ट्रम है वो रिपीट होता जा रहा है। ओके, लेट्स डू 2 एग्जांपल्स। पहली एग्जांपल जो है उसमें हम लेट्स से कि हमारे पास एक सिग्नल है x1 ऑफ t, सिंपल सिग्नल्स की बात करते हैं, एंड दिस इज एक्चुअली गिवन बाय cos ऑफ 20 pi t। ठीक है, और दूसरा हमारे पास सिग्नल है विच इज x2 ऑफ t, एंड दिस इज गिवन बाय cos ऑफ 100 pi t। अच्छा, अब मेरा आपसे क्वेश्चन जो है सबसे पहला तो ये है कि व्हाट विल बी द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट सिग्नल। अगर मैं इसको कह देती हूँ ओमेगा h1 तो वो क्या होगा, और ओमेगा h2 क्या होगा? जल्दी से सिग्नल्स को देख के सिर्फ बताइए मुझे। मैम 20 पार्टी है तो फिर 40 हम देंगे। नहीं, ओमेगा एस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की अभी सिर्फ मैं बात कर रही हूँ, ओमेगा एस की बात नहीं कर रही। ठीक है, सो यू आर राइट कि हमारे पास जो है वो 20 पाई इसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ना, बिकॉज ओमेगा टी हमारे पास एक ही फ्रीक्वेंसी तो है, तो वही वाली हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, एंड सिमिलरली दूसरे केस में भी सिर्फ एक ही हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। एंड देन दिस इज टेलिंग अस कि एटलीस्ट हमारे पास जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है दैट मस्ट बी इक्वल टू एटलीस्ट 40 पाई। ठीक है, या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। सो यहाँ से जो है वो नाइक्वेस क्राइटेरिया जो हमने देखा है कि विच इज सेइंग कि ग्रेटर देन और इक्वल टू जो है वो ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 पाई। ठीक है, और इस केस में जो है इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 पाई। ठीक है, अब यहाँ से देखें, सिग्नल को देख के सिर्फ आपको ये चीज़ें स्टैब्लिश हो जानी चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट टू प्लॉट द थिंग्स एंड सी कि हमारे पास जो है वो अच्छा, इसका क्या मतलब है? अच्छा, अब हमें एंड लेट मी टेक ओमेगा एस टू बी 80 actually, okay, let me not write. अच्छा, let me take f of s to be 40 hertz। ठीक है, ओके, इसका एक तो मतलब ये है कि t जो है मेरे पास टाइम पीरियड जो है दैट वुड बी 1/40 सेकेंड्स। दूसरी चीज़ ये कि ये आपके पास हर्ट्स में फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं इसको रेडियंस में करना चाहूँ या ओमेगा एस करना चाहूँ तो आई विल हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय
2 पाई। तो इसका मतलब है कि इट विल कम आउट टू बी 80 पाई रेडियंस पर सेकेंड। अच्छा, ये मैं एफ ऑफ एस, ओमेगा एस और ये सारी चीज़ें साथ साथ लिखने का मकसद ये है कि आपको बहुत सी जगहों पे ना डिफरेंट नोटेशंस में नज़र आ रही होंगी, बट दे आर इक्विवेलेंट। मतलब हर्ट्ज में जो है उसको हमेशा आप रेडियंस में कर सकते हो, क्योंकि हमने का डेरिवेशन रेडियंस की फॉर्म में की थी, कैपिटल ओमेगा की फॉर्म में की थी, तो इसलिए जो है वो एफ ऑफ एस को मैं ओमेगा एस की फॉर्म उसमें लेके गई हूँ। अच्छा, लेट्स स्टार्ट टू प्लॉट। और प्लॉट में जो है ना, वी विल प्लॉट इन टाइम एंड इन फ्रीक्वेंसी बोथ, जस्ट टू सी के हमारे पास जो है ना वो किस तरह से आ रहा है। अच्छा, पहला स्टेप क्या है, मेरे पास जो है वो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है। लेट्स टॉक अबाउट x1। तो x1 की अगर हम बात करते हैं तो मेरे पास किस तरह का सिग्नल आ जाएगा, सिंपल एक कोसाइन हो जाएगा, ठीक है। एंड अगेन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, बट इट डजंट मीन कि इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, लेकिन ये कि कोसाइन होगा, और ये कोसाइन कुछ इस तरह का होगा कि आपके पास जो है वो जी, आपके पास जो है वो इस तरह से इसके साइकिल्स आएंगे, एंड देन देयर विल बी, क्योंकि हमारे पास जो एफ ऑफ, अब अगर मैं यहाँ से देखती हूँ ओमेगा एच जो था वो मेरे पास 20 पाई है, तो एफ ऑफ एस इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, ओमेगा एस बाय 2 पाई अगर मैं कर देती हूँ, विच मीन्स के दिस विल बी इक्वल टू 10 हर्ट्ज आपके पास, या इन अदर वर्ड्स हमारे पास 10 साइकिल्स पर सेकेंड आ रहे हैं इसके अंदर। जब मैं फ्रीक्वेंसी में जाती हूँ, फ्रीक्वेंसी में जब आप कोसाइन को कन्वर्ट करते हैं इसके स्पेक्ट्रम में, तो इन दैट केस व्हाट एक्चुअली हैपन इज कि हमारे पास जो है वो जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वहाँ पे दो इम्पल्सेस हमारे पास आ जाती हैं विद मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय पाई, ठीक है। और ये मैं अगेन रेडियंस पर सेकंड की बात कर रही हूँ, एफ ऑफ एस की बात नहीं कर रही। तो अब यहाँ पर जो है कहाँ कहाँ बन जाएगा मेरे पास स्पेक्ट्रम में, -20 पे एंड -20 पाई के ऊपर और 20 पाई के ऊपर, क्योंकि ये वाली जो हमें फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है कि दिस इज एक्चुअली द ओनली फ्रीक्वेंसी जो कि इसके अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अच्छा दिस वाज x1 ऑफ t। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको सैम्पल करना चाहती हूँ, ठीक है। सो इट मीन्स कि अच्छा अब आप देखें, वी नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड एक्स एन ऑफ टी और एक्स ऑफ एन जो है वो, हमने ये तो कल कहा था कि दोनों इक्वल हैं, लेकिन ये कि देयर इज अ बिट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दोज टू। तो उसके लिए जो है ना, और वो इससे एक क्वेश्चन और भी आंसर होगा जो आपकी क्लास में पहले भी पूछा गया था। लेट मी फर्स्ट डू दिस एंड देन आई विल कम टू दैट क्वेश्चन जो मैंने कहा था कि सैम्पलिंग के वक्त हम इसको क्लियर करेंगे। अच्छा, हम इसको सैम्पल कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो है वो यही वाला एक सिग्नल जो है वो है, लेकिन मैंने क्या किया है कि इसके सैम्पल्स ले लिए, ठीक है। और आप देखें कि यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि मेरे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 टाइम्स जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी है, जो भी मेन फ्रीक्वेंसी थी। तो इसका मतलब ये है कि वी आर एक्चुअली टेकिंग ऑलमोस्ट 4 सैम्पल्स पर आपके पास जो साइकिल है, ठीक है। ये एक्स ऑफ एन टी आ गया। अच्छा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरे पास फोरियर में बन रहा है, ये वाला जो था दिस वाज एक्चुअली एक्स ऑफ ओमेगा, जो कि एक्चुअल हमारे पास इसका डिसकंटिन्यूस टाइम सिग्नल का था। अब मैं इसको बनाने की कोशिश करती हूँ एक्स ऑफ ओमेगा टी विच इज़ डिस्क्रीट टाइम, जो हमने फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है हमें नज़र आ रहा है वहाँ से, ठीक है। तो ये ओमेगा के साथ मैंने बनाया, और लेट मी ट्राई टू स्क्वीज इट अ बिट, ताकि हमारे पास जो है वो जगह पे बन सके। ये तो मेरे पास एक ये वाला तो ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि इसकी बाकी कॉपीज कहाँ कहाँ बन रही होंगी, ठीक है। एक जो सेंटर कॉपी है वो तो वहीं की वहीं है ना, बिकॉज दैट विल बी फॉर के इक्वल टू 0। ये जो के मेरे पास ऊपर है ना मौजूद, के इक्वल टू 0 में एक्स ऑफ ओमेगा ही बन रहा है, तो एक कॉपी तो यहाँ पर ही बन रही है। बाकी कॉपीज कहाँ बन रही होंगी, जल्दी से बताइए ताकि हम आगे बढ़ सकें। जी, कहाँ बन रही है, के इक्वल टू 1 के लिए कॉपी कहाँ बन रही होगी, ओमेगा एस के ऊपर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अब मेरे पास जो भी स्पेक्ट्रम था -20 पाई से 20 पाई तक का, वो उसको उठा के मैंने ओमेगा एस के ऊपर प्लेस कर देना है, या इन अदर वर्ड्स ओमेगा एस। अच्छा, ओमेगा एस है क्या हमारे पास, 80 पाई यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ओमेगा एस, लेट मी राइट 80 पाई है। ये मेरे पास 80 पाई है, ठीक है। अब 80 पाई ये जो 0 पे जो भी चीज़ थी मेरी, वो 80 पाई पे आ गई है, ठीक है। आप जब प्लेस कर रहे हैं स्पेक्ट्रम, तो पूरा का पूरा उठाकर आ जो है वो आप उसको सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर प्लेस कर रहे हैं। तो ये 80 पाई पे आ गया, तो इसका मतलब है कि ये जो -20 पाई वाला जो भी मेरे पास
इम्पल्स था, दिस विल कम आउट टू बी एट 60 पाई, ठीक है, 80 पाई माइनस 20 पाई, एंड दिस वन विल बी 80 पाई प्लस 20 पाई, ठीक है। अच्छा, दूसरी साइड पे क्या बनेगा, मैं सिर्फ दो बनाना चाहती हूँ, एक 80 पाई पे था, दूसरा माइनस 80 पाई पे। कौन बताएगा? जो माइनस 80 पाई पे सेंटर्ड होगा वो क्या बनेगा? एक -60 में और एक -100। ओके गुड, ठीक है, माइनस 60 पाई एंड माइनस 100 पाई। ओके नाउ अच्छा, अब हमारे पास जो है, एंड दिस इज अगेन, ये मैं जो हूँ वो मैंने ओमेगा ही रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं, अच्छा अब देखें, ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास टाइम डोमेन में अगर हम जाते हैं एक्स ऑफ एन टी, तो ये जो टाइम का एक्सेस है, यहाँ पर जो मेरे पास सैम्पल्स है ना, उसमें मैं क्या लिखूंगी? आई विल बी राइटिंग टी, 2t, 3t, 4t एंड सो फोर्थ। मेरे पास सैंपल्स जो है हर टाइम पीरियड के बाद आ रहे होंगे। और इसका मतलब ये है कि अभी तक जो है ये मेरे पास टाइम की इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद है, लेकिन जब मैं इसको सिग्नल प्रोसेसर के अंदर देना चाहती हूँ, तो इन दैट केस इट डज नॉट मैटर कि आपने सैम्पलिंग टाइम क्या लिया था। यानी देखिए, इसका मतलब आप यहाँ से यहाँ तक ये लेते हैं कि फर्ज करें कि आपके पास सैम्पलिंग टाइम जो है, ये अगर आप x1 ऑफ t आपके पास था और आप कोई भी सिग्नल था, और आप में से एक पर्सन ये कहता है कि जी मैं 0.5 सेकंड के बाद सैंपल उठा रहा हूँ, दूसरे ने जो है कहा कि मैं 1 सेकंड के बाद सैंपल उठा रहा हूँ, तो इन दैट केस व्हाट वुड हैपन कि इस पॉइंट तक जो है वो वाला टी मैटर कर रहा होगा कि ये जिसने 0.5 सेकंड के बाद उठाए हैं उसका ज़ाहिर नंबर ऑफ सैंपल ज़्यादा आएंगे एज कम्पेयर टू जिसने 1 सेकंड के बाद उठाए हैं। आगे भी ज़ाहिर नंबर ऑफ सैंपल्स तो ज़्यादा कम हो जाएंगे, लेकिन जब आप सिग्नल प्रोसेसर को देते हैं, जब आप इसको x ऑफ n कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि यू आर टेकिंग आउट द इंफॉर्मेशन ऑफ टाइम आउटसाइड ऑफ दिस। यानी जब मैं n दे रही हूँ, तो आई विल बी जस्ट गिविंग द प्रोसेसर दीज सैंपल्स के जो मेरे पास हैं, ठीक है, जो भी ज़ाहिर है सिमिलर सैंपल्स आ रहे हैं बिकॉज पीरियोडिक सिग्नल की हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये कि जब मैं सैंपल्स दे रही हूँ ना, तो उसमें क्या हो रहा है कि नाउ आई हैव दिस इंफॉर्मेशन ओनली कि दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड सो फोर्थ। आपके पास सिर्फ नंबरिंग आ जाती है, यानी टाइम की इंफॉर्मेशन इज नो मोर देयर एंड नो more needed also because of the reason टाइम की इंफॉर्मेशन हमें दोबारा कब चाहिए होगी? जब हम रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कि हमें फिर पता होना चाहिए कि अच्छा ये सैंपल्स लिए किस किस पॉइंट पे गए थे, तो हमने कितना एरिया जो है बीच में फिलअप करना है। तो इसका इफेक्ट यहाँ पर क्या हो रहा होगा? अब देखें, जब मैं इधर से इधर आई हूँ, x ऑफ n t से x ऑफ n पर आई हूँ, तो टाइम की इंफॉर्मेशन लेने का क्या मतलब है कि मैंने इस एक्सेस को डिवाइडेड बाय t कर दिया है बिकॉज ऑफ द, देखिए ना, अब मेरे पास 0 था, फिर t था, फिर 2t था, फिर 3t था, यहाँ पे 0 1 2 3 4 आया। इसका मतलब सबको मैंने t से डिवाइड कर दिया पूरे एक्सेस को, तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है x ऑफ n t से x ऑफ n की तरफ चली गई है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम टाइम में डिवाइड कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी में वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट बाय द सेम नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर t से डिवाइड किया था, और वी आल्सो एक्चुअली नो दिस आल्सो कि दिस स्मॉल ओमेगा इज इक्वल टू कैपिटल ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय t। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर हम x ऑफ ओमेगा t से दिस x ऑफ ओमेगा पे जा रहे हैं, तो हमने क्या करना है कि इस पूरे एक्सेस को मल्टीप्लाइड बाय t करना है, ठीक है। और t हमारे पास क्या है? t इज 1/40, हमने यहाँ साइड पे लिखा हुआ है। तो अब इस पूरे एक्सेस को अगर मैं 1/40 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा? मुझे जल्दी जल्दी बताइए। 2 पाई क्या -20 पाई क्या बन जाएगा? अगर मैं मल्टीप्लाइड बाय t का मतलब है कि डिवाइडेड बाय 40 कर रही हूँ, तो इट विल कम आउट टू बी -π/2, ठीक है। दिस इज π/2। व्हाट विल हैपन टू दिस ओमेगा s? 80 पाई क्या बन जाएगा जब हम 40 से डिवाइड करेंगे? तो जी, एनीवन? 2 पाई बन जाएगा, ठीक है, ओके। सो इसका मतलब है 2 पाई आ गया, एंड देन दिस विल बी इक्वल टू 60/40 का मतलब है कि 3/2 पाई आ जाएगा, ठीक है। एंड देन सिमिलरली ये जो माइनस ओमेगा एस था, ये -2 पाई बन जाएगा, ठीक है। अब आपको वो वाली जो है वो पिक्चर क्लियर नजर आ रही होगी, जो हम कहते हैं ना कि x ऑफ n का स्पेक्ट्रम जो है वो -2 पाई यानी 2 पाई के ऊपर जो है वो कर रहा है, बिकॉज वी हैव सीन कि अब ये यहाँ पर मतलब वो चीज़ कोई भी चेंज नहीं हो रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है कि मैंने एक्सेस चेंज कर दिया है बिकॉज आई हैव टेकन द इन्फॉर्मेशन ऑफ द टाइम आउट ऑफ दिस। तो जब अगर मुझे ये स्पेक्ट्रम आपको दिया जा रहा है ना खाली, तो इस स्पेक्ट्रम से आप कभी भी ये नहीं बता सकते कि जो सैम्पलिंग थी उसमें सैम्पलिंग टाइम क्या था, सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी क्या थी, किस तरह से आपने इसको लिखा हुआ था, अनलेस एंड अनटिल
के आपको दोबारा से टाइम की इन्फॉर्मेशन दे दी जाए. दिस इज जस्ट लाइक अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. और इस केस में अब जो वो क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रही थी वो ये क्वेश्चन था कि किसी ने पूछा था कि व्हाट डज इट मीन बाय पाई एंड 2 पाई. तो पाई और 2 पाई ना अगर तो आपका डिस्क्रीट सिस्टम ही है तो उस केस में तो पाई और 2 पाई का मतलब हमें से डिस्क्रीट अगर हम सिग्नल की बात कर रहे हैं तो उस केस में तो वी जस्ट नो कि पाई इज फ्रीक्वेंसी जो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, 2 पाई पे रिपीट हो रहा होता है. लेकिन अगर हम सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं तो ये पाई और 2 पाई जो है अभी भी देखें चीज तो वही हो रही है, 2 पाई पे रिपीट कर रहा है, -2 पाई पे रिपीट कर रहा है, बट दे हैव अनदर मीनिंग आल्सो. सो इन द केस ऑफ सैम्पलिंग हमारे पास जो 2 पाई है basically let me write in another color. 2 pi जो है this corresponds to frequency omega s. ठीक है. Similarly अगर pi है तो this corresponds to frequency omega s by 2 and so forth. आपके पास जो भी frequencies pi के टर्म में आ रही हैं आप उसको omega s by 2 से या ये कि आप f of s से अगर आप हर्ट्ज में करना चाहते हैं तो f of s से रिप्लेस कर सकते हैं. And remember this thing कि for different frequencies for different sampling times ओमेगा एस डिफरेंट हो जाएगा या फॉर डिफरेंट ओमेगा एस आपके पास पाई का मीनिंग भी डिफरेंट होगा. फॉर एग्जांपल अभी हमने 40 हर्ट्ज लिया है, अगर हम इस सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को 40 से 80 हर्ट्ज कर देते हैं, ठीक है, तो इन दैट केस आई नो कि मेरे पास जो है वो 80 हर्ट्ज कर देती हूँ तो आई नो कि इसमें मेरे पास क्या हो जाएगा कि ओमेगा एस जो है वो 160 पाई हो जाएगा. And then in that case 2 pi will correspond to this 160 pi, not 80 pi. इस केस में जो है it is corresponding to 80 pi, but that correspondence is known to us only अगर हमें ये पता है कि हम कहाँ से चल कर आए थे. अगर सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है ना और आपको सिर्फ ये कहा जा रहा है कि सिग्नल प्रोसेसर में आपने जो है वो इसको प्रोसेस करना है तो फिर इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ से चल के आए थे, बस आप सैंपल्स को प्रोसेस करेंगे और उस केस में पाई 2 पाई और पाई बाई 2 जो है वो सारे के सारा हम इंडिपेंडेंटली इसको कंसिडर कर रहे होंगे. ठीक है. सो द थिंग इज कि ये वाली चीज़ जो है ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन अक्सर स्टूडेंट्स को हो जाती है कि ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है कि यहाँ से यहाँ जब हम आ रहे हैं तो टेक्निकली हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, जितने सैंपल्स से उतने ही सैंपल्स ले रहे हैं. सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम उसमें से टाइम की इन्फॉर्मेशन निकाल के इसको प्योरली जो है वो डिस्क्रीट टाइम में लेकर जा रहे हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास स्पेक्ट्रम भी जो है उसी तरह से ट्रीट हो रहा है. ओके. अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अब ये तो हम सेकंड एग्जांपल की तरफ तो जाते हैं, लेकिन सेकंड एग्जांपल से पहले एक और चीज़ जो हम देखना चाहते हैं वो ये कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैं इस चीज़ को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहती हूँ, ठीक है, कि ये जो मेरे पास जो स्पेक्ट्रम बन गया है ना, ये वाला स्पेक्ट्रम बन गया आफ्टर सैम्पलिंग, तो अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास इस स्पेक्ट्रम से दोबारा से ये वाला स्पेक्ट्रम रिकंस्ट्रक्ट हो रहा हो, जो कि अगला टॉपिक हम करेंगे, तो उस केस में लेकिन जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो क्या नज़र आ रही है कि मुझे जो है वो लेट मी इंक्रीज इट अ बिट, कि मुझे जो है वो ये वाला जो है जो सेंटर वाली कॉपी है सिर्फ ये कॉपी रखने की ज़रूरत है, बिकॉज बाकी कॉपीज़ जो है ना वो तो उसका रेप्लिका ही बन रही हैं, और ये सेंटर कॉपी जो है अगर मेरे पास कोई ओवरलैप नहीं था तो सेंटर कॉपी एग्जैक्टली वही आ रही है जो कि हमारे पास वो कॉपी थी जो कि हमारे पास वो स्पेक्ट्रम था जो कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का स्पेक्ट्रम था. नाउ इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी लो पास फिल्टर, आइडियल लो पास फिल्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, जो कि एक रेक्टेंगल की फॉर्म में मुझे नज़र आ रहा है कि जीरो से लेकर थोड़ी कोई फ्रीक्वेंसी जो है वहाँ तक पास कर रही हूँ और बाकी सब जो है वो मैं स्टॉप कर रही हूँ, तो इसका मतलब है कि उस केस में बाकी तमाम के तमाम जो है वो ऑटोमेटिकली कॉपीज़ ड्रॉप हो जाएंगी और मुझे सिग्नल जो रिकंस्ट्रक्टेड है वो और वापस मिल जाएगा. नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ये जो लो पास फिल्टर हम लगाएंगे इसकी लिमिट क्या होनी चाहिए. ठीक है ना, अब हमने सेंटर कॉपी खाली उठानी है ना, तो या ये कि अगर मैं इस यहाँ के रेफरेंस से देखती हूँ तो बस मैंने -π/2 से π/2 वाला जो है एक्सट्रैक्ट करना है, समहाउ बस सेंटर कॉपी हमने उठानी है इफ़ वी वांट टू रिकंस्ट्रक्ट इट. सो इन दैट केस व्हाट वी एक्चुअली नीड टू अगेन रिमेंबर फ्रॉम हियर, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज वो ये है कि मेरे पास अगर आप देखें हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो है जब हम इसकी बात करते हैं, व्हाट हैपेंड हो गया, जब हम इस स्पेक्ट्रम की बात करते हैं एस ऑफ ओमेगा की, तो हमने देखा था कि हमारा प्रिंसिपल रेंज क्या होता है. प्रिंसिपल रेंज में उस बात को कह रही हूँ कि जो अब आपके पास वो फ्रीक्वेंसी है जो कि काइंड ऑफ यूनिक फ्रीक्वेंसी है, कि यानी जिसके अंदर जो है वो आपके पास आपको डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स मिल रहे होते हैं और बाद में रिपीट होना शुरू हो जाते हैं. तो वी सॉ कि इट कैन बी फ्रॉम 0 to 2 पाई, -2 पाई to 0 और -π to π. ठीक है, तो
इसका मतलब है कि हमने ये देखा हुआ है कि ओमेगा की जो प्रिंसिपल रेंज है दैट इज फ्रॉम -π to π। अब उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमने देखा है कि ये वाला जो हमारे पास सिग्नल x ऑफ एन टी है या x ऑफ ओमेगा टी आ रहा है, ये जो ये वाला स्पेक्ट्रम आ रहा है, ऊपर वाला स्पेक्ट्रम आ रहा है, दैट इज एक्चुअली डिराइव फ्रॉम दिस ओमेगा, यानी इनका रिलेशन है, नॉट ड्राइव फ्रॉम दैट, बट ये एक्स ऑफ स्मॉल ओमेगा और कैपिटल ओमेगा का रिलेशनशिप है, और हमें ये रिलेशनशिप वैसे भी पता है कि दिस इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो अगर फर्ज करें कि मैं ये पता करना चाहती हूँ कि अगर मैं इस जगह पर हूँ और मैंने कोई फ़िल्टर लगाना है एक्स ऑफ पाई ओमेगा टी के ऊपर फ़िल्टर लगाना है, तो मैं क्या करूँगी, आई वुड ट्राई टू फाइंड के प्रिंसिपल रेंज इन टर्म्स ऑफ दिस कैपिटल ओमेगा क्या हो जाएगी, और स्मॉल ओमेगा -π to π है, तो कैपिटल ओमेगा क्या हो जाएगा, -π/t to π/2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगेन फर्दर मैं अगर ओमेगा एस की टर्म में लिखना चाहती हूँ, तो ओमेगा एस हमारे पास क्या है, देखें एफ ऑफ एस इज 1/t, ओमेगा एस इज 2π/t, ठीक है। तो अगर π/t की हम बात करते हैं तो π/t विल कम आउट टू बी ओमेगा एस बाय 2। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि प्रिंसिपल रेंज जो है इट विल बी फ्रॉम -ωs/2 टू ωs/2, या इन अदर वर्ड्स, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि एक्स ऑफ ओमेगा जब हमारा स्मॉल ओमेगा था तो हमें -π से π तक अगर हम चीज़ को कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट, तो एक कॉपी जो है हमारे पास आ जानी चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द यूनिक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज जिसको हम प्रिंसिपल रेंज भी कर रहे हैं। तो इस केस में एक्स ऑफ ओमेगा टी के केस में व्हाट वी एक्चुअली नो इज कि नाउ वी शुड हैव द कॉपीज, वी शुड हैव, ये जो बाउंड्री है इसकी, ये जो भी हम फिल्टर लगाएंगे, इट शुड बी फ्रॉम -ωs/2 टू ωs/2। अगर हम ये इंश्योर कर लें कि हमारा जो फिल्टर है उसकी ये बाउंड्रीज हैं और कोई ओवरलैप नहीं हो रहा, एलियसिंग भी नहीं हो रही, तो उस केस में वी आर श्योर कि रिकंस्ट्रक्शन में हमें एक्चुअल सिग्नल मिलना चाहिए, ठीक है। ओके, आई होप कि यहाँ तक चीज़ क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सिग्नल 100 वाला, ठीक है, 100t वाला जो है। अच्छा, अब टाइम वाला जो है ना, इसकी तो हम लेट्स नॉट लुक इनटू इट, क्योंकि टाइम वाला सिर्फ मेरा बनाने का मकसद ये था कि मैं एक्स ऑफ एन टी से आपको एक्स ऑफ एन दिखाना चाह रही थी कि हम कैसे आते हैं। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट, फोकस ऑन द फोरियर वाला जो हमने पार्ट लिखा हुआ है। और इसमें जो है अब हम एक चीज़, ओके लेट मी जस्ट राइट इट हेयर, और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करती हूँ। अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं कि जो सेकंड सिग्नल है मेरे पास, लेट मी जस्ट क्लियर दिस अ बिट। जी, ये हमने जो स्पेक्ट्रम हमारे पास एक्चुअल का था वो हमने दोबारा से बना दिया। दिस इज पाई एंड दिस इज अगेन पाई, और मेरा ख्याल है रीजनेबल हद तक हमें मिल गया। ओके, अब सेकंड जो सिग्नल मेरे पास है दैट इज x2 ऑफ t विच इज कॉस ऑफ 100t 100πt, और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं कर रही हूँ, दिस इज स्टिल 80π, ठीक है। अब हम इसके ऊपर जो है ना इसका स्पेक्ट्रम बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस कंटिन्यूस टाइम स्पेक्ट्रम। तो कंटिन्यूस टाइम में हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास कॉपीज़ कहाँ कहाँ बन रही होंगी, -100π के ऊपर और 100π के ऊपर, ठीक है, बिकॉज हमें पता है कि वो जाहिर है कि कोसाइन है तो वो इस तरह से बन रहा होगा। अब वो वाला जब हम नीचे आते हैं एक्स ऑफ ओमेगा टी के ऊपर आते हैं, तो अब मेरे पास जो ओरिजिनल वाला है उसका कहाँ कहाँ बन रहा होगा स्पेक्ट्रम। अब आप देखें कि यहाँ पर जो है वो एक मिनट, मुझे लेट मी राइट दीज क्लियरली ऑल्सो। यहाँ पे तो समझ आ रहा है, इस साइड पे समझ नहीं आ रहा। दिस वॉज -60π एंड दिस वॉज -100π, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो जीरो के ऊपर स्पेक्ट्रम आप प्लेस कर रहे हैं उसकी वजह से मुझे यहाँ एक मिल रहा है 100π के ऊपर मिल रहा होगा, -100π के ऊपर और 100π के ऊपर, जो पहली कॉपी है, जो सेंट्रल कॉपी है, ठीक है।
दूसरी कॉपी कहाँ बन रही होगी? एक कॉपी बनेगी 80 पाई के ऊपर और एक कॉपी माइनस 80 पाई पे। हम सिर्फ दो कॉपीज की बात करें, अदरवाइज 6160 और देन 80 के डिफरेंस से बनती चली जाएगी, लेकिन हम जस्ट इन ऑर्डर टू मेक द थिंग्स क्लियर और अंडरस्टैंडेबल हम सिर्फ दो कॉपीज की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब 80 पाई पे जो बन रहा होगा उसके कहाँ कहाँ इम्पल्सेस आएंगे? 80 प्लस 100 एंड 80 माइनस 100 के ऊपर। इसका मतलब है कि ये हमारे पास आ रहे होंगे 180 पाई के ऊपर और माइनस 20 पाई के ऊपर। माइनस 80 की मैं बात करती हूँ तो अगेन माइनस 80 प्लस 100 एंड माइनस 80 माइनस 100। तो इसका मतलब है कि दिस विल बी एट 180 पाई एंड 20 पाई। ठीक है, अब इसका मतलब है, पहले मैं इसको करती हूँ प्लॉट। तो जो 80 पाई की कॉपी होगी, अब मेरे पास एक कॉपी आ रही होगी यहाँ कहीं 180 पाई के ऊपर, और दूसरी कॉपी जो है वो आ रही है ये 20 पाई के ऊपर। ठीक है, अब मैं माइनस 80 पाई की बात करती हूँ तो एक कॉपी यहाँ कहीं पीछे आ रही होगी जो कि ओवरलैप कर जाएगी, सो मे बी आई कैन, यहाँ पे कहीं पे भी आ रही होगी पीछे जो है। ठीक है, लेकिन जो दूसरी कॉपी है वी आर कंसर्न विद दैट, ये कहाँ आ रही है? 20 पाई के ऊपर आ रही है। ठीक है, अब आप देखें कि अगर मैं फिल्टर लगाती हूँ तो फिल्टर का तो वही अभी भी होगा ना, फिल्टर शुड बी फ्रॉम माइनस ओमेगा एस बाई 2 से लेकर ओमेगा एस बाई 2 तक। तो फिल्टर जो मैं लगाऊंगी वो तो इसी कॉपी को ले रहा होगा, जबकि उसको लेना तो ये चाहिए बिकॉज ओरिजिनल वाला हमारे पास कहाँ आ गया था? माइनस 80 माइनस 100 और 100 के ऊपर आया था। लेकिन ये कि वो फिल्टर जो है वो तो आपके पास ओमेगा एस बाई 2 से ओमेगा एस बाई 2 का है, एंड वी हैव एस्टेब्लिश दिस फैक्ट कि इसके रेंज में जो है हमें मिल जाना चाहिए। लेकिन व्हाट वी आर सेइंग इज कि वी आर एक्चुअली गेटिंग इंस्टेड ऑफ कॉस ऑफ 100 पाई टी, वी आर गेटिंग कॉस ऑफ 40 पाई टी, जो कि हमारा पहला वाला था, 20 पाई टी सॉरी। ठीक है, जो कि हमारा पहला वाला सिग्नल था। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि जो हमारा सिग्नल है ना 100 पाई वाला, वो एलियस हो गया है एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 पाई। और उसका जो रीज़न है वो क्या था कि वी एक्चुअली सॉ दिस थिंग कि हमारे पास जो है वो, अगर हमने इसको करना है सक्सेसफुली सैम्पल, तो एटलीस्ट ओमेगा एस मस्ट बी 200 पाई, जबकि हमने ओमेगा एस को 80 पाई से लेके किया हुआ था। ओके, सो नाउ दिस एक्चुअली कंप्लीट्स द पार्ट अबाउट सैम्पलिंग एंड एलियसिंग, एंड देन व्हाट शुड बी द व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट कि हमारे पास ओमेगा एस जो है वो 2 पाई से ज़्यादा हो। नाउ लेट्स मूव टू रिकंस्ट्रक्शन कि डिस्क्रीट टू अब कंटिन्यूस टाइम में जाना चाहते हैं। अब डिस्क्रीट टू कंटिन्यूस टाइम में जो है एक्चुअली लेट मी जस्ट टेक दिस from here. अब हम डिस्क्रीट टाइम से कंटिन्यूस टाइम में जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि हम यही चीज़ करना चाहते हैं कि फिलहाल ये कॉपी क्योंकि हमारी एलियस वाली बनी हुई है तो इसमें रेड वो भी नज़र आ रहे हैं, बट वी एक्चुअली जस्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास जो है हमने फ़िल्टर लगाना है फ्रॉम ओमेगा माइनस ओमेगा एस बाई 2 से लेकर ओमेगा एस बाई 2 तक का फ़िल्टर लगाना है। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू डू द मैथ बिहाइंड इट कि हम ये लगाएंगे तो बेसिकली हम आइडियल इंटरपोलेशन की बात कर रहे हैं, ये आइडियल रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब आइडियल का क्या मतलब है कि मैं ये कह रही हूँ कि मैं जो हूँ वो लो पास फिल्टर लगा रही हूँ जिसका गेन जो है वो, अच्छा अब एक और चीज़ जो है जो कि सॉरी मैं भूल गई हूँ करना, कि जब हम सैम्पलिंग कर रहे होते हैं तो एक और फैक्टर जो होता है इंट्रोड्यूस, वो ये होता है कि यहाँ पर 1/t से डिवाइड भी हो रहा होता है, यानी ये पाई था ना, तो ये यहाँ पर आने के बाद all the magnitudes will become pi by t, these will all be pi by t। ठीक है, सो इसका मतलब है कि जो मेरा फिल्टर होना चाहिए ना, अगर मैं दोबारा ये चीज़ वापस लेना चाहती हूँ तो फिल्टर का जो रेंज है माइनस ओमेगा एस बाई 2 से ओमेगा एस बाई 2 तक उसका कट ऑफ होना चाहिए, और उसका जो गेन है इट शुड बी इक्वल टू टी, क्योंकि हमारे पास जो है वो वी हैव सीन कि हमारा फिल्टर जो है वो क्योंकि हम उसको एग्जैक्टली वही चीज़ कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं जो कि हम जहाँ से चले थे। सो लेट मी मूव बैक हियर। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम इसका मतलब ये है कि मेरे पास अगर मैं रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल को एक्स आर ऑफ ओमेगा लिख लेती हूँ, एक्स आर ऑफ ओमेगा, तो मेरा एक्स आर ऑफ ओमेगा शुड बी इक्वल टू टी टाइम्स एक्स ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, बिटवीन ओमेगा माइनस ओमेगा एस बाई 2 से लेकर ओमेगा एस बाई 2 तक।
ठीक है, ये हमने देख लिया है ना कि हमारे पास सेंटर कॉपी जो है वो यहाँ पर आ रही है और हमने सेंटर कॉपी निकालने के लिए ये करना है और गेन जो है वो हमने इसका टी देना है एंड देन इट शुड बी ज़ीरो अदरवाइज। अब इसी को ना मैं फर्दर इस तरह अगर मैं फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखना चाहूँ क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन है तो 1/t, टी के बजाय मैं इसको 1/f(s) पे लिख सकती हूँ। आई जस्ट वांट टू मेक द थिंग इजियर। ओके, नाउ इसका क्या मतलब है कि जो मेरे पास फ़िल्टर होना चाहिए, आई वुड लाइक टू हैव सम फ़िल्टर जो कि इस तरह का हो कि -ωs/2 से लेकर ωs/2 तक इसकी फ्रीक्वेंसी f 1/f(s) इसका गेन होना चाहिए। लेट मी कॉल इट रिकंस्ट्रक्शन फ़िल्टर, इसको HR ऑफ ओमेगा कह देते हैं और ये ओमेगा एक्सिस के ऊपर है। तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास जो सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है HR ऑफ ओमेगा इज बेसिकली इक्वल टू जो मेरे पास x ऑफ ओमेगा t था मल्टीप्लाइड बाय दिस HR ऑफ ओमेगा। ठीक है, और मैंने निकालना क्या है, XR ऑफ t निकालना है ना। तो XR ऑफ t की अगर मैं बात करती हूँ फोरियर इनवर्स जो है वो कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो इसका तो सिंपल फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला क्या होता है -∞ to ∞ XR ऑफ ओमेगा E j ओमेगा t d ओमेगा। ठीक है, अब XR ऑफ ओमेगा की जगह मुझे पता है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन का क्या इफेक्ट हो रहा है कि लिमिट इज चेंजिंग फ्रॉम -ωs/2 टू ωs/2। ठीक है, और एक और इफेक्ट क्या हो रहा है कि 1/f(s) से जो है वो मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो मैं उसका इफेक्ट जो है, इसका मतलब है कि अब जो है इसको फर्दर मैं HR ऑफ ओमेगा की जगह XR ऑफ ओमेगा की जगह मैं x ऑफ ओमेगा t लिख सकती हूँ और HR ऑफ ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन का इफेक्ट जो है वो मैंने लिमिट में और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करके जो है वो ले लिया है। ठीक है, अगेन वी एक्चुअली नो कि हमारे पास जो है वो वी हैव अगेन हमने कल जो डेरिवेशन की थी उसमें हमने एक इक्वेशन ये देखी थी कि x ऑफ ओमेगा t वाज इक्वल टू n from -∞ to ∞ x of n e minus j omega t n। ठीक है, ये एक्चुअली फॉर्मूला मैंने कहाँ से निकाला था अगर आपको याद हो, x ऑफ ओमेगा इक्वल टू समेशन e माइनस जे ओमेगा n वाले फार्मूला जो था, तो इस ओमेगा को ओमेगा t से हमने रिप्लेस किया था। तो अब मैं यहाँ पर ओमेगा t की वैल्यू लगा देती हूँ जो मैंने इधर लिखी है। सो दिस विल कम आउट टू बी 1/2 pi f of s मल्टीप्लाइड बाय -ωs/2 से लेकर ωs/2 summation n from -∞ to ∞ x of n e minus j omega t n multiplied by e j omega t d omega। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। हमने कुछ भी नहीं किया हुआ, सिर्फ हमने फॉर्मूला लगाया। एंड देन अब मैं फर्दर थोड़ी सी चीज़ जो और करती हूँ, लेट मी जस्ट टेक समेशन बाहर ले लेती हूँ एंड फ्रॉम -∞ to ∞ 1/2 pi f of s ये अस्यूमिंग के है हमारे पास। ठीक है, टाइम कम है तो मैं उसको जो है वो फ़िलहाल नहीं लिख रही। एंड देन आई राइट इट लाइक दिस, ωs/2 -ωs/2 से ωs/2 e j ओमेगा t माइनस nt d ओमेगा। ठीक है, जब मैं इसको इंटीग्रेट करके लिमिट्स वगैरह लगाऊंगी, जो कि स्टेप अगेन आई हैव टू स्किप बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, लेकिन द थिंग इज़ के आपको यहाँ से नज़र आ रहा है कि इट वुड कम आउट टू बी इन द फॉर्म ऑफ साइन बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आपके पास जो है वो नीचे जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो नीचे भी j t माइनस एन टी आ जाएगा। तो एट द एंड जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा होगा दैट विल कम आउट टू बी 1/f of s summation n from -∞ to ∞, और मोस्ट प्रोबेबली मैं आप लोगों को ना ये डेरिवेशन उसमें दे दूँगी नेक्स्ट जो आपका
वो होगा, असाइनमेंट होगी, सो दैट यू कैन डू इट। मतलब दिस इज़ नॉट अ डिफिकल्ट डेरिवेशन, आई एम अस्यूमिंग कि आपने शायद सिग्नल एंड सिस्टम्स में या कम्युनिकेशन सिस्टम्स में कहीं पे की भी होगी, बट जस्ट टू रिवाइज आप देख सकते हैं। ओके, सो व्हाट इट इज टेलिंग अस इज कि आपके पास क्या होगा कि जो XR ऑफ t है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 1/f(s) मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ दिस थिंग, सम ऑफ, अब देखें x ऑफ n क्या है, x ऑफ n इज सैम्पल्स, जो कि हमारे पास जो भी सिग्नल के सैम्पल्स थे। तो व्हाट विल बी हैपनिंग इज कि वी आर सेइंग कि ये जो भी सिग्नल बनता है विच इज एक्चुअली यू नो कि दिस इज अ सिंक फंक्शन, ठीक है। और सिंक फंक्शन जो है वो किस तरह का होता है कि आपके पास इस तरह से करके डाई डाउन कर रहा होता है एंड इट गोज फ्रॉम इन -infinity टू इन्फिनिटी। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि हमारे पास जो है वो रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल जो है वो इस तरह से आ रहा है कि आप हर सैंपल के ऊपर एक सिंक को प्लेस करवाएंगे और उसके बाद जो है उन सिंक्स को जब हम एड अप करेंगे तो वी शुड बी गेटिंग द रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल। अब दिस इज द आइडियल इंटरपोलेशन, और इसमें वी आर श्योर कि अगर हम ये काम करवा सकें कि मतलब व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर हमारे पास जो है वो लेट्स सपोज कि ये 2-3 सैंपल्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो है हमने एक सिंक को यहाँ पे प्लेस किया, ठीक है, एंड देन सिंक जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा। दूसरा सिंक जो है वो हमने यहाँ पे प्लेस किया, देन तीसरा सिंक जो है वो हमने यहाँ पे प्लेस किया। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि वी आर सेइंग कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंक्स अगर आपके पास होते हैं तो आप देखें कि हर जो सैंपल के ऊपर तो उसकी अपनी वैल्यू आ रही है सिंक से मल्टीप्लाई होने के बाद, और इन बिटवीन द सैंपल जो है इंटरपोलेशन हो रही है, यानी फिलिंग अप ऑफ द सैंपल्स हो रहे हैं। और वो किस तरह फिलिंग अप हो रहे होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंक्स को ऐड करना होगा, क्योंकि जो सिंक है वो तो चला जा रहा है ना -infinity से इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब है कि उन तमाम सिंक्स की कंट्रीब्यूशन अगर हम ऐड करेंगे तो हमें आइडियली वो वाला जो है सिग्नल मिल जाना चाहिए। तो इसमें एक तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंक्स ऐड करने हैं, विच इज इम्पॉसिबल, क्योंकि आपके पास सैंपल अगर 3 है तो 3 सैंपल्स के ही आप कर रहे होंगे, बाकी तो सारे जीरोज हैं, तो वो सिंक्स तो डाई डाउन हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपको सही एक तो इंटरपोलेशन नहीं मिल रही होगी। दूसरे ये कि अगर मैं इस सिंक फंक्शन के ऊपर जो है नजर डालूं, वी कैन सी कि दिस इज अ नॉन कॉजल फिल्टर, ठीक है, कि आपके पास ये जो सिग्नल है ये नॉन कॉजल है, ये -infinity से इन्फिनिटी तक चला जा रहा है। इसका मतलब है कि इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। देन अगेन सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस दिस इज समथिंग विच इज इम्पॉसिबल, लेकिन दिस इज आइडियल क्योंकि हमें ये पता है कि इससे रिकंस्ट्रक्शन होगी ज़रूर। तो मगर रियलिटी में जो हम करते हैं वो बहुत क्रूड फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस, लेट मी जस्ट टच अपॉन हम जो नॉन आइडियल फिल्टर्स यूज़ कर रहे होते हैं, एक जो सबसे ज़्यादा ट्रिवियल है उसको हम कहते हैं सैंपल एंड होल्ड। और सैम्पल एंड होल्ड जो है वो क्या कर रहा होता है कि इट इज़ एक्चुअली समथिंग वेरी वेरी बेसिक, कि आपके पास वो क्या करता है कि एक सैम्पल को लेता है और उसको बस होल्ड करता है पूरे टाइम के लिए। आपको बस ये नहीं, ये जो मेरा HRTO है ना, जो पहला मेरे पास सिंक आ रहा था, वो इस तरह का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं वही वाला वो बनाती हूँ, मेरे पास अगर ये वाला सिग्नल था, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो क्रूड इन्फॉर्मेशन है कि ये जो है वो इसको होल्ड करेगा यहाँ तक, फिर उसके बाद इसको होल्ड करेगा यहाँ तक, फिर इसको होल्ड करेगा अगले तक। तो इसका मतलब है कि आपको रिकंस्ट्रक्शन बहुत ही अजीब व गरीब सी मिल रही है, कुछ इस तरह की रिकंस्ट्रक्शन मिल रही है कि आपको स्टेप्स की फॉर्म में मिल रही है। वो फिलिंग इन जो है वो जस्ट एक आपके पास उसी वैल्यू से फिल इन अप हो रहा है। और इसका जो है, और ये हमें क्यों रिकंस्ट्रक्शन इतनी ख़राब मिल रही है, क्योंकि अगर आप फ्रीक्वेंसी में जाएंगे ना तो यू विल सी कि इसका जो HR ऑफ F है, HR ऑफ ओमेगा, याद मैं कह देती हूँ, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं बात करती हूँ, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कि इसकी जो है ना आपके -ωs/2 से लेकर ωs/2 के बाद की फ्रीक्वेंसीज भी जो है वो इसमें आ रही होंगी। इसका मतलब है कि इसमें आपके जो हमने देखा था ना कि जब हम इसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे तो वी हैड कॉपीज एट ωs, -ωs, ωs0। तो हमने जब कहा था कि हम बिल्कुल इतना कट ऑफ रखेंगे -ωs/2 से ωs/2 तक, तो इनकी जो कंट्रीब्यूशन है इन स्पेक्ट्रम्स की वो नहीं आ रही होगी। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा कि वो कंट्रीब्यूशन भी बेशक ओवरलैपिंग नहीं हो रही, बेशक एलियसिंग नहीं हो रही, मगर वो कंट्रीब्यूशन भी आएगी बिकॉज इट हैज़ अ वेरी वाइड स्पेक्ट्रम जो कि सेंट्रल वाला है। तो वो सारी चीज़ों को ले लेगा एंड इसकी वजह से हमें टाइम में जो है ये इफेक्ट मिल रहा है कि बहुत ही ख़राब किस्म का जो है वो हमें रिकंस्ट्रक्शन सिग्नल मिल रहा है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, वी एक्चुअली यूज़ लीनियर इंटरपोलेटर, ठीक है। अब लीनियर इंटरपोलेटर किस तरह का हो जाता है कि इसके बजाय उसमें ना इस तरह के आपको बन जाता है कि यू हैव समथिंग लाइक दिस इन बिटवीन द टाइम पीरियड, कि जिस टाइम पीरियड की आप बात कर रहे हैं उस केस में आपको नहीं सॉरी, ये माइनस
कुछ इस तरह की चीज़ होती है, -t से लेकर t तक आपने इस तरह से बना दिया, ठीक है। अब इसका क्या होगा कि जब आप इसको सैंपल्स के ऊपर रखेंगे तो आप देख रहे हैं कि एक हमारे पास ये आ रहा है, फिर यहाँ पर मैंने रखा है, फिर अगले सैंपल पे रखा है, फिर मैंने अगले सैंपल के ऊपर रखा है, एंड सो फोर्थ। तो इसका मतलब है कि इन बिटवीन भी जो मेरे पास आ रहा है वैल्यू, दैट इज़ नॉट अ फ्लैट वैल्यू बट एडिशन ऑफ एटलीस्ट, not at least, at the most 2 samples, कि आपके पास 2 जो है वो लीनियर वैल्यूज जो हैं उनको ऐड अप करके आ रहा होगा, तो इट वुड बी गिविंग मी समथिंग बेटर इंटरपोलेटेड एज कंपेयर टू जो मैंने सैंपल एंड होल्ड रखा था। और इसका अगर आप जो ये फिल्टर है, अगर मैं इसका वो बनाने की कोशिश करूँ, स्पेक्ट्रम चेक करूँ, तो स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा कि इट विल बी अ बिट बेटर देन दिस स्पेक्ट्रम। यानी आप ये कह लें कि हमारे पास स्प्रेड तो अभी भी होगा, लेकिन स्प्रेड वुड बी लेस आफ्टर दिस ओमेगा s by 2 एंड सो फोर्थ। यहाँ से आपको थोड़ा सा जो आइडिया हो गया होगा कि लीनियर के बाद जो है वी कैन हैव अ पैराबोलिक, या क्यू हम जो है वो कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वो पैराबोला की फॉर्म में इस तरह से अगर हो जाए, ठीक है, तो उससे ही हो जाएगा कि अगेन इंटरपोलेशन बेहतर हो जाएगी, स्पेक्ट्रम बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते करते जैसे जैसे आप उसका ऑर्डर बढ़ाते जा रहे हैं, सैंपल एंड होल्ड इज 0 ऑर्डर काइंड ऑफ थिंग है। लीनियर का मतलब है कि आप एक लीनियर रिलेशनशिप ले रहे हैं, पैराबोला का मतलब है कि यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक दिस। अगर आप क्यूबिक के ऊपर जाते हैं तो कुछ इस तरह का आपको सिस्टम मिल जाएगा। द थिंग इज कि अगर आप इधर से बढ़ाते जाते हैं इंटरपोलेशन का जो भी आपके पास पावर्स हैं, तो ऑटोमेटिकली बेहतर से बेहतर आपको मिलता जाता है। एट द एंड आइडियल जो है वो हमारे पास सिंक से ही मिल रहा होगा, विच इज़ इम्पॉसिबल। तो रियल सिनेरियो में वी एक्चुअली कैन टॉक अबाउट ऑल ऑफ एनी ऑफ दीज थिंग जो हम कर रहे होते हैं, सिंपलेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम सैंपल होल्ड सिंपलेस्ट वन, बिकॉज आपने सिर्फ सैंपल्स को होल्ड करते जाना है 40 सेकेंड्स के लिए। बाकी थोड़ा सा मुश्किल है करना, लेकिन ये कि दे आर बेटर देन सैंपल रेंडर। ओके, आई एम सॉरी अगेन, बहुत ज़्यादा जो है वो लेट हो गया, लेकिन आई हैड टू कवर इट बिकॉज अगली। जी जी बोलिए मैम। इस वीक हमारे ऑलरेडी काफ़ी क्विजेज हैं और 5 क्विजेज होने हैं, और 3 तो हो गए, 2 अभी भी रहते हैं, और एक असाइनमेंट आपकी असाइनमेंट के अलावा भी है। तो मैम आप काइंडली ये डेट संडे तक एक्सटेंड कर दें। आज है उसकी डेट, ड्यू डेट? नहीं, कल है मैम। कल है। कल, ओके ओके, चलो मैं कर दूंगा। मैं ओके, इस थैंक यू। इतने फेवर में आपकी क्लास को दे रही हूँ, मैंने कहा ज़िंदगी में किसी क्लास को नहीं दिया होगा। मैम बेसिकली असल मिड्स थे ना पहले हमारे, अब यस क्विजेज हो मैम, चुके हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा क्विजेज हो रहे हैं और ये वीक बहुत यस ज़्यादा मैम, हेक्टिक रहा है, तो फिर यस। और हाँ, फिर आई अंडरस्टैंड, यही रीज़न है कि मैं आप लोगों को दे रही हूँ, वरना नॉर्मली आई एम नॉट श्योर आपने मेरे बारे में सुना है कि नहीं, बट आई नेवर गिव, मतलब मैं बहुत कम जो है वो फेवर्स देती हूँ, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों के ऊपर भी थोड़ा मुश्किल वक्त आया हुआ है। लेकिन ये कि देखिए, फिर आप लोगों को अब असाइनमेंट लेट होगी, आप उसको लेट करेंगे, फिर आपका अगला क्विज है, अगला क्विज जो है आई वुड नॉट डिले इट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि मैं उसके बाद एक छोटा क्विज और लेना चाहती हूँ, ताकि आपके वो मतलब कितने हमारे पास हो चुके हैं, बल्कि 1 या 2-3 लेना चाहती हूँ। मेरी कोशिश होगी कि लास्ट वीक जो है ना उसमें हम क्विज़ेस ज़्यादा कर लें, और यस उसके लिए जो है मेरे पास पढ़ाने के लिए कम चीज़ें हों, ठीक है। इस वजह से मैं आपकी क्लासेस थोड़ी मतलब ज़्यादा भी ले लेती हूँ कि, तो द पॉइंट इज़ के उसमें भी करना है, तो बाकी चीज़ों को ना हिलाना मुश्किल है। मैं कर तो दूँगी असाइनमेंट की डेट, लेकिन फिर अब अगली असाइनमेंट भी दूँगी, फिर ये मर्जी आप कर रहे होंगे, तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू। तो आई वुड एडवाइज के ट्राई टू डू इट एज सून एज, ट्राई टू सबमिट एज सून एज यू कैन। लेकिन ठीक है, अब मैं कर दूँगी, इट्स अप टू यू के अगर आप लोगों को जो है वो नहीं हो पा रहा तो, बट ये कि आई वुड स्टिल एडवाइस कि इसको ख़त्म करें ताकि बाकी चीज़ें आप पैरेलल में करते रहें। ओके, चलें, लेट्स स्टॉप हियर। ओके मैम, थैंक यू।